देश की दूसरी बड़ी आबादी है, जिन्हें आप धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, उनकी नुमाइंदगी या उनका रिप्रेजेंटेशन मात्र इतना हुआ कि एक साहब कश्मीर से थे और एक साहब आसाम से थे। देश में बहुत से बड़े काबिल नेताएं हैं जो मोदी और राहुल गांधी से अच्छी सोच रखते हैं और यकीनन वो इस देश को नई राह देखेंगे, एक नया भारत बनाएंगे। महागठबंधन मैं समझता हूं कि सभी लोग शायद इस बात से डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये महागठबंधन एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है, ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है, ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। अब बात महागठबंधन की यानी महाकन्फ्यूजन की। ममता बनर्जी की जिस रैली में परसों अखिलेश यादव गए थे, उसकी रैली पर समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता आजम खान ने सवाल उठा दिए। पूछा कि महारैली में मुस्लिम नेता कितने थे। 22 पार्टियों के जमावड़े में सिर्फ 2 बड़े मुस्लिम नेता थे, लेकिन 3 गायब थे। तो क्या महागठबंधन को भी सिर्फ हिंदू वोट चाहिए? कर्नाटक में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे कुमारस्वामी को आज ममता में पीएम दिखने के गुण दिखने लगे, जबकि यही गुण ममता को राहुल गांधी में नहीं दिखते। तो महागठबंधन का सच में कोई वजूद है या फिर यह सिर्फ एक शो है? महागठबंधन पर कल पीएम मोदी ने निशाना साधा था, तो आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2019 का चुनाव स्थिरता वर्सेस अराजकता का है। आज 6 बजे की बहस इसी पर इन 6 सवालों के साथ। नंबर 1, महागठबंधन में मुसलमानों की नो एंट्री। दूसरा बड़ा सवाल, महागठबंधन ने दिया मुसलमानों को धोखा। तीसरा, आजम के बहाने क्या ये अखिलेश का मुस्लिम कार्ड है? चौथा, दूसरी आबादी पर महागठबंधन में बंटवारा। पांचवां, महागठबंधन के लिए हिंदू प्यारे मुस्लिम किनारे। और छठा सवाल, 2019 का युद्ध स्थिरता वर्सेस अराजकता है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज की बहस में। नलिन कोहली जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ होंगे। निशांत वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। राहुल चक्रवर्ती टीएमसी के समर्थक इस वक्त हमारे साथ हैं। जूही सिंह है जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। स्मिता प्रकाश एडिटर एएनआई, वो भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी आपका भी। सबसे पहला सवाल राहुल चक्रवर्ती मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 से ज्यादा बड़ी पार्टियां पहुंची, 25 से ज्यादा बड़े नेता आए। सर, मुसलमानों को ही भूल गए आप लोग? क्योंकि आजम खान कह रहे हैं कि किसी बड़े मुसलमान नेता को तो बुलाया नहीं, और जो देश की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी है वो तो महागठबंधन से पहले ही नाराज हो गई। सुनिए, महागठबंधन में लीडर लोग को बुलाया गया तो इसमें यह सवाल ही पैदा नहीं होता है कोई धर्म के आधार पे महागठबंधन ना पहले था, ना अभी है, ना बाद में रहेगा। धर्म का आधार पर तो कोई भाजपा ने करता है, हम लोग का पास ये धर्म का आधार वाला बात ही नहीं है। पहला बात हो किस जात की है, किस धर्म की है, कौन दल की है, ये सब मनगढ़ंत कहानी विरोधी लोग बोल सकता है, मगर या भाजपा बोल सकता है। महागठबंधन में ऐसा कोई सवाल नहीं आया। बात यह है महागठबंधन हुआ है सबको लेके, ऐसा बात ये ऐतिहासिक है। ये मैसेज था पूरा देश भर, जो हर कोई मिलकर ये 4.5 साल में जो मुमकिन ना था, अभी इसको साबित करके दिखा ममता बनर्जी ने। जो भाई अगले 19 को भाजपा को यहां से हटाना है, इस हुकूमत को बदलना है, और यहां पे जो आएगा वो नया तौर के इंटॉलरेंस नहीं होगा, उसमें हर धर्म हर जात एक साथ रहेगा। उठाया आपने कहा कि भाजपा ने उठाया या ये ऐसा कोई सवाल ही नहीं है धर्म के नाम पे। ये सवाल तो जूही सिंह आजम खान ने उठाया ना, और आजम खान दुनिया जानती कौन है आजम खान? समाजवादी पार्टी के नेता। कौन से नेता? कद्दावर नेता। अब या तो अखिलेश को वो ये नहीं मानते कि मुसलमानों के नेता हैं, या फिर आजम खान को लगता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। जूही सिंह साफ कीजिए।
सचिन जी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे थे और वहाँ पर सभी दलों के नेता थे। आजम खां एक सीनियर नेता हैं, अगर उनको ये मसाइल लग रहा है और उन्होंने पब्लिक डोमेन में उठाया भी है तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम तो सभी वर्गों और धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और अरुण जेटली जी 40 पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व करते हैं और फिर भी केवल कुछ पार्टियों का, जो अभी 22 भी हैं, और एक्चुअल गठबंधन तो मैं कहूँ समाजवादी और बसपा का, आरएलडी का एक जिसको कहें जमीन पर उतरा है केवल उत्तर प्रदेश में, उससे इतनी बौखलाहट क्यों इतनी परेशानी? आप अपने मुद्दों पर बात करिए। जेटली साहब का ब्लॉग मैंने पढ़ा, वो शायद उन लोगों से ज्यादा ताल्लुक रखते होंगे जो 1% लोग हैं, जो 51% हमारे संसाधनों पर जिनका कब्जा है, जो अमीर लोग हैं, क्योंकि गरीबी तो बढ़ रही है। ऑलरेडी डावोस में एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, शायद सवाल ये है ना, वो सवाल वो तो आपकी पार्टी के भीतर ही उठा ना। अब उसको एड्रेस नलिन कोहली तो करेंगे नहीं, या उसको एड्रेस बीजेपी या अरुण जेटली या प्रकाश जावड़ेकर तो करेंगे नहीं, उसको एड्रेस आप ही करेंगे ना। अब इसमें दो ही वर्जन हो सकते हैं, या तो ममता बनर्जी ने अकलियत के आधार पर वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, या फिर दूसरा ये कि अखिलेश यादव में आजम खां को मुसलमानों का नेता होता नहीं दिखता नलिन कोहली। सुन लिया जी। और नलिन कोहली, सबसे बड़ा सवाल यह भी है ना कि मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए आजम खां की अगर बात माने तो मुसलमान होना जरूरी है क्या? देखिए, ये राजनीति तो आजम खान साहब या समाजवादी पार्टी से बैठे हैं मैडम, तो वही समझा पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है बड़ी बात यह है कि हमारे इस वक्त क्या स्थिति है कि जितने भी दल हो, जो आपने कलकत्ता की रैली में देखा, जो महागठबंधन की बात हो रही है, इनका कोई सकारात्मक एजेंडा तो है नहीं। यही है मोदी विरोध, भाजपा विरोध। इसके नेतृत्व पे कोई स्पष्टता नहीं है। 3 तो ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी रखते, तीनों वहां नहीं थे। जब आप इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, चुनाव के बाद तय करेंगे। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखें तो भाजपा को एक तो मानते ही नहीं कि पश्चिम बंगाल में कोई भाजपा की हैसियत है। देवी जी मैं खत्म कर लूं ना, मैंने आपको नहीं टोका। तो पश्चिम बंगाल में वैसे तो कहते हैं भाजपा की हैसियत नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष जो है वो लगातार जो है भाजपा पे रोक और अंकुश लगा रही है, अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर तक नहीं। तो स्पष्ट बात निकलती है कि जनता के सामने विकल्प कैसा, क्या एक सिर्फ नकारात्मक विकल्प होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव एजेंडा फॉर चेंज ना हो, मजबूर सरकार की बात करने वाले लोग वो साथ हो जाए, मजबूत सरकार ना बने। और दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें, मतलब मुसलमानों के नुमाइंदे या इस प्रकार की राजनीति करना, ये एजेंडा है। देश में सकारात्मक बदलाव है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए सकारात्मक बदलाव है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए एजेंडा की जगह इस प्रकार का एजेंडा लाया जाए क्या? लेकिन ठीक है, हाँ, निशांत, मैं एक मिनट जवाब जूही जी जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, मेरे को निशांत से जवाब लेना है और साथ ही साथ मेरे को एक बार जाना है स्मिता प्रकाश के बाद, उसके बाद जब मैं डिबेट ओपन करूंगा आप जरूर बीच में आइएगा। लेकिन निशांत वर्मा, क्या यही माना जाए कि अभी चिट्ठी दी, आपने कहा कि जैसा नलिन कोहली कह रही कि 3 बड़े फेस थे प्रधानमंत्री के, 3 तो वहां पर थे नहीं। आज कुमारस्वामी आपके अलाई हैं, उनको ममता में गुण दिखने लगते हैं प्रधानमंत्री होने के। फिर जब राहुल गांधी की बात आएगी तो वहां सिर्फ स्टालिन याद आते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ममता बनर्जी को आगे करती है। सुधींद्र भदौरिया मायावती की बात कर चुके हैं। तो जनता के बीच कम से कम मैसेज क्या जा रहा है यहां पर निशांत वर्मा? या फिर आप भी कहेंगे जब नाम आएगा चिट्ठी भेज देंगे प्रधानमंत्री की? नहीं, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री कैंडिडेचर की जो स्टोरी होती है वो तो खाली बीजेपी की स्टोरी है। बाकी लोग ऐसा नहीं चलते हैं कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट है हमारा और इस आधार पे हमको वोट दो, वो वाली खाली इन्हीं की कहानी है। दूसरी बात ये है कि भाई जैसा नलिन कोहली साहब कह रहे हैं कि उस रैली में 3 बड़े दावेदार नहीं थे, तो वो कोई 3 दावेदार या 5 दावेदारों के लिए मंत्रणा नहीं थी, वो एक अलग ही टाइप की रैली थी जो शायद इन्हें समझ तक नहीं आई। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मुसलमान अपना आइडेंटिटी चाहता है और अगर वो जैसा कि मोदी साहब कहते हैं पिछले 70 साल में क्या किया, जिसमें 10-20 साल तो उन लोगों के भी मिला करके हैं, तो अगर मुसलमान अपने आप की आइडेंटिटी अगर चाहता है, और आपके सवाल कि क्या मुसलमान का नेता कोई और नहीं हो सकता, जो भुगत के अगर देख करके अगर एक बात रखी जाती है और अगर उसका एक सकारात्मक अगर व्यू लिया जाए तो कोई गलत बात नहीं करी है किसी ने। अगर मुसलमान दबा कुचला है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अगर उसका इस्तेमाल किया है तो अंदर की आवाज़ तो उठेगी, क्या गलत है? और भारतीय
भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज की वकालत या इस चीज की खिलाफत मतलब नहीं कर सकती। उनकी अपनी पार्टी ने भी सिर्फ उनका इस्तेमाल ही किया, फिर या तो फिर वो ये कहना चाह रहे पार्टी ने किया, या फिर ये कंफ्यूजन को आप दूर नहीं कर पा रहे। राजनीतिक इस्तेमाल और दुरुइस्तेमाल तो हर कोई किया है, इसके लिए मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। राजनीतिक इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल सबने किया है, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। महागठबंधन है किसके अगेंस्ट? वो मोदी वर्सेस महागठबंधन है। अब महागठबंधन के नेता कौन थे? वो वहां पर अखिलेश यादव मौजूद थे। लेकिन यहां पर मैम बड़ा सवाल ये है स्मिता प्रकाश कि ये विरोधाभासों का क्या गठबंधन है? क्योंकि यहां पर किसी को देश बचाना है, किसी को कहना है कि धार्मिक आबादी दूसरी इतनी बड़ी, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सब जानते हैं कि एक साथ है, सब जानते हैं कि एक मंच पे हैं, लेकिन सब जानते हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। फिर एक साथ की ये तस्वीर है क्या जनता के लिए? वो खिलाफ नहीं लड़े। देखिए, चाहे 24 पार्टियों का गठबंधन हो या 50 पार्टियों का गठबंधन हो, सकारात्मक एजेंडा लेकर कोई गठबंधन नहीं होता। किसी सरकार को उलटने पे या किसी प्रधानमंत्री या को हटाने के लिए गठबंधन बने हैं आज तक भारत में। जब भी आप देखें, चाहे इंदिरा हटाओ था, राजीव हटाओ था, भाजपा को हटाओ जब वाजपेयी थे तब था, हर बारी किसी को हटाने के चक्कर में गठबंधन बनता है और इस बार भी वैसे ही बना है। कोई सकारात्मक एजेंडा अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं है। रही बात मुसलमानों की कि वहां पर मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नहीं था। देखिए, मुसलमान जो है उसके एजेंडा को लेकर या उसकी जो अरमान है, हसरतें हैं, उसको सिर्फ मुसलमान नेता ही उठाए, ऐसी कोई बात नहीं बनी। आज तक हमारे मुल्क में कभी ऐसे नहीं हुआ। मुसलमान को एक सिंगल वोट बैंक पूरे मुल्क में लेकर चलना और उसके लिए एक मुसलमान ही खड़ा हो उसके एजेंडा को लेकर, ये कभी नहीं हुआ हमारे मुल्क में और शायद नहीं होगा। रही बात मुसलमानों की, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो वहां पर जो है, वहां पर अगर गठबंधन जो बना है, वहां पर अगर कांग्रेस साथ में होती तो शायद ध्रुवीकरण नहीं होता मुसलमान वोट बैंक का। वहां पर 80 में से 24 सीटें जो हैं वहां पर मुसलमान तय करता है कि कौन यहां से जीतेगा। और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां पर जो मुसलमान वोटर है, वहां पर गौकशी को लेकर जो भीड़ हिंसा का मसला है, या फिर पशु वधशाला को बंद करने का, या फिर मंदिर मस्जिद का मसला, या फिर ट्रिपल तलाक का जो है, ये सारे जो मसाइल हैं वहां पर जो है जो लीडर है वो उठाएंगे। वो केरला के मुसलमान लीडर नहीं उठाएंगे, या केरला के मुसलमान जो है उनसे जुड़ा मसला नहीं है, या फिर कश्मीर का जो मुसलमान है उसके मसाइल अलग हैं। तो अगर हम सोचें कि आजम खान जो है वहां पर अगर वेस्ट बंगाल जाते और कोलकाता में रैली में क्या कश्मीर के मुसलमान का मसला उठाते, या केरल के मुसलमान, या उड़ीसा के मुसलमान, सबका अलग है। जो वहां के, अगर आप यूपी का देखें, वहां की बिरयानी और अचार भी अलग है और अरमान भी अलग है, और हैदराबाद की बिरयानी और अचार अरमान अलग है। तो यानी कि कुल मिलाकर के एक ये भी कहना कि धार्मिक कार्ड हो सकता है राहुल चक्रवर्ती। लेकिन लोग तो ये जानेंगे ना कि एक हफ्ता पहले राहुल चक्रवर्ती ने, ठीक है, यहां से डिबेट ओपन करते हैं राहुल चक्रवर्ती, आप एक दूसरे को इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन राहुल चक्रवर्ती उस मंच से लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि एक हफ्ता पहले, ठीक एक हफ्ता पहले जिस चेहरे को लेकर के प्रोजेक्शन होती है, या फिर यूं कहें कि एक हफ्ता जो चेहरा सुर्खियों में रहता है वो मायावती का, वो उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होता है, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है। फिर एक दूसरा जहां पर मायावती तो चिट्ठी भेज देती है, अखिलेश यादव खुद पहुंच जाते हैं, कांग्रेस का वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वहां है तो पूरे देश को फिर आप कैसे बताएंगे? स्टालिन को राहुल गांधी चाहिए, कुमारस्वामी को ममता बनर्जी चाहिए, लेकिन है वो कांग्रेस के साथ। तो आखिरकार इन चीजों को एड्रेस करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? या फिर यूं कह रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब कुछ एक है, एक एक महीना, एक एक हफ्ते के तौर पर बांट लेंगे। अब एक बात हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। पहला बात तो यह है, अगर महागठबंधन इतना ही कमजोर हो तो इतना फिक्र किस बात की है? महागठबंधन में अगर कोई यूनिटी आपस में नहीं है तो इस फिक्र कितना है? प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहरा क्यों रहा है? प्रधानमंत्री को इतना फिक्र किस बात के लिए हो रहा है? उन्होंने बार बार महागठबंधन का नाम लेके वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्यों? अगर उतना ही कमजोर है, बात यह भाजपा को डर है जो महागठबंधन ने ये साबित करके दिखाया, जो भारत में इतिहास में साबित नहीं हुआ। अगला दिन आपको ये भी मैं कह रहा हूं, जो फूलपुर गोरखपुर से शुरू हुआ था वो ममता बनर्जी ने बहुत पहले ऐलान कर दी थी, वही यहां होगा। दूसरी बात, आप मुसलमान का बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे एक विकास मंत्री हमारा यहाँ नगर विकास मंत्री और कलकत्ता का मेयर जिन्होंने एक पूजा करता है, बहुत बड़ा दुर्गा पूजा, उनका प्रेसिडेंट है, उनका सोर्स है, वो बंगाल में ये होता है, उनका नाम है फिराद हकीम। तो बंगाल में ऐसा नहीं है, हर धर्म हर जात एक साथ रहता है, हर धर्म एक साथ चलता है। और जो भाजपा के बारे में अगर कहिएगा, पिछले लोकसभा में चुनाव में एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं था भाजपा का,
तो वो छोड़िए, हम लोग जानते हैं वो बात, मगर ये धर्म जात की बात नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा या बनेगी वो बाद में तैयार होगा। ना कांग्रेस के जमाने में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ था वो डिक्लेयर करके नहीं हुआ था। पिछले छत्तीसगढ़, राजस्थान, नलिन कोहली, कांग्रेस सत्ता तो क्या लगता है बीजेपी डरा रही है क्या जब महागठबंधन इतना कमजोर ही है जैसे राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं? कमजोर है महागठबंधन, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं अगर महागठबंधन इतना कमजोर है तो क्यों बार बार महागठबंधन का जिक्र पीएम को भी करना पड़ जाता है कि नामदारों का महागठबंधन है? बीजेपी आज जेटली साहब भी कह देते हैं, आज जावड़ेकर भी कह देते हैं कि अराजकता वर्सेस स्थिरता है। जब साहब वहां पर अराजकता है तो फिर डरने की क्या बात है, लोग अपने आप चुन लेंगे। राहुल जी क्योंकि तृणमूल की पक्षता से बोल रहे हैं तो पहले इस बात को करें, वो मजबूती और कमजोरी की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए, भाजपा का एक एमएलए है पश्चिम बंगाल में, तो यदि भाजपा इतनी छोटी दल होती तो मुझे बताइए तो परवाह क्यों कर रहे हैं भाजपा की? हमारे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या होती है। सर इसी चीज को नलिन कोहली इसी चीज को पीएम को कोट किया गया था, खैर भाजपा के 3 एमएलए। ठीक है, आपने 3 कहा, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड, 3 एमएलए हैं आपने, धन्यवाद आपका राहुल जी। तो मुझे इतना बताइए राहुल जी कि हमारे 3 एमएलए है पूरे बड़े हाउस में, अरे राहुल जी बोलने दीजिए ना, हमारे इतने बड़े हाउस में हमारे 3 एमएलए हैं, तो एक बात बताइए, भाजपा के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की क्या आवश्यकता? अमित भाई शाह जो हैं उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग नहीं देंगे मालदा में, वहां अन्य लोग जा सकते हैं, कोई काम हो नहीं रहा वहां पे। अगर आप देखें तो भाजपा के कार्यक्रम के ऊपर में कोर्ट तक जाना पड़ता है, तो मतलब भाजपा अगर मजबूत नहीं है तो उसको रोकने की क्यों प्रयास? और आप अगर इतने मजबूत हैं तो फिर एक पार्टी जिसकी बहुत कम नेतृत्व मतलब जिसकी बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है उससे घबराना क्यों? ये सारी बातें जो है कहने की बातें, मैंने खत्म नहीं किया राहुल जी, मैंने आपको रोका नहीं भाई, एक मिनट राहुल जी देखिए, ऐसा आप पूरी बात सुन लीजिए। अरे भैया ऐसा अरोड़ा जी आप देख लीजिए, मेरी आदत नहीं है बहस करने के लिए, राहुल जी की आदत होगी अखाड़े की राजनीति जो है मतलब डिबेट में लाना, मेरी नहीं है। पहले इनको बोलने दीजिए। नलिन नहीं, ठीक है नलिन कोहली आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राहुल चक्रवर्ती आपके पास आता हूं, फिर जूही सिंह। ठीक है नलिन कोहली। हाँ तो ऐसा है, ये सारी मजबूती की जो बातें हैं ये मुझे लगता है जहां तक तृणमूल की बात करें वो कहीं ना कहीं फोकस हटाना चाहती है बंगाल से, तो बाकी देश के नेताओं को लाएं कि भैया देश की बात करें बंगाल की ना करें, बंगाल से भाग रहे हैं। दूसरी बात है, एक बता दीजिए एजेंडा। यस, स्मिता जी ने कहा हमेशा होता है एजेंडा फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द लीडरशिप। तो पिछली बार नरेंद्र मोदी जी थे बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस बार जब आप रिप्लेसमेंट की बात करें जनता का भी तो अधिकार है जानने के लिए कौन मोदी बनाम कौन। सिर्फ मोदी को गाली देंगे या भाजपा को गाली देंगे तो कुछ तो होगा एजेंडा कि हम इसको सामने नेतृत्व को ला रहे हैं। 2013 का चुनाव, 14 का चुनाव यही तो था, 13 से स्टार्ट हो गया। राहुल चक्रवर्ती बताइए, है कोई एजेंडा? सिर्फ इतना कि मोदी विरोध इसलिए एक साथ? देखिए हम लोग ना गाली देना चाहता है मोदी जी को, ना गाली देना चाहते हैं भाजपा को। जनता जी जो जनता का मांग जो है हम उसी को कहना चाह रहे हैं। हम लोग के खिलाफ है इंटॉलरेंस का, हम लोग खिलाफ है गोहत्या का नाम को आदमी को मारने का, हम लोग खिलाफ है जो चल रही स्थिति आर्थिक उसका खिलाफ है। दूसरी बात यह है बंगाल में रथ यात्रा के बारे में अगर आप कुछ कहिएगा तो मैं मेहरबानी करके सुन लीजिए, ये रोक हम लोग नहीं लगाया, ये रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के पास एक चीज उन्होंने याद किया, जो 90 साल में रथ यात्रा के नाम पे 30 आदमी को बलिदान हो गया था। तो यहां पे ऐसा स्थिति अगर हो पैदा हो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बस हम लोग को यही कहना था। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना पड़ेगा। तो फिर पंचायत इलेक्शन के नाम पर भी क्या कुछ लगाया गया था और क्या कुछ बताया गया था, वो फिर सिलेक्टिव हो जाती है ममता बनर्जी, वो फिर आप टीएमसी के प्रवक्ता और समर्थक भी सिलेक्टिव हो जाते हैं। पंचायत इलेक्शन जिस तरीके से करवाए गए या लोकतंत्र की बात की गई, नहीं ठीक है, लेकिन एक चीज है ना, एक चीज ठीक है, मैं जूही सिंह आपके पास आऊंगा, लेकिन स्मिता प्रकाश मैं आपको बीच में इसलिए लाना चाहता हूं, इसमें ठीक है अगर यहां पर ये बात कर रहे हैं कि एजेंडा फॉर रिप्लेसमेंट ही होता है यहां पर, ठीक है, अगर ये पूरी दुनिया के सामने नैरेटिव एक है महागठबंधन का। एक सेकंड राहुल जी मैं वापस आता हूं, एक सेकंड मैं एक स्मिता प्रकाश से कमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं आता हूं जूही सिंह आपके पास। स्मिता प्रकाश, एक नैरेटिव है, ठीक है, जनता को बहुत सीधे तौर पर स्पष्ट आ गया कि यहां यूपी से चलिए भले आप बंगाल तक पहुंच जाइए, ये मोदी वर्सेस महागठबंधन है, उसमें कौन है कौन नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से है महागठबंधन जिसका इतनी ज्यादा ठोक यहां पर राहुल चक्रवर्ती करते हैं और निशांत करते हैं, फिर तो 543 पर एक बीजेपी कैंडिडेट वर्सेस महागठबंधन कैंडिडेट होना चाहिए था। पर यहां पर ममता के अगेंस्ट कांग्रेस भी लड़ेगी, ममता के अगेंस्ट यहां पर दूसरी पार्टी भी लड़ेगी, केजरीवाल साहब यहां कांग्रेस के अगेंस्ट भी लड़ेंगे, लेकिन वहां पर लिस्ट राहुल गांधी के किनारे थे। तो ये इतना विरोधाभास होगा तो जनता के बीच जाएंगे कैसे उस रिप्लेसमेंट एजेंडे के लिए कि एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं मैदान में? जाएंगे जरूर,
कैसे जाएंगे ये देखना है। देखिए 2004 में भी बहुत सारे अखबारों ने लिखा था, बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे, वाजपेयी वर्सेस हु, एक क्वेश्चन मार्क था, वाजपेयी वर्सेस क्वेश्चन मार्क, फिर भी रिप्लेसमेंट आ ही गया, मनमोहन सिंह आ गए। तो अभी भी जो है लोग कह रहे हैं कि ये जैसे एक शिव जी की बारात है, बिना दूल्हे की बारात है, कि पता नहीं कौन आएगा। ऐसे नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए बीजेपी में कि ये सोचकर कि हमारे खिलाफ जो खड़े हो रहे हैं उनके पास तो वो आपस अब में ही लड़ रहे हैं, उनके पास कोई लीडर नहीं उभरेगा। देखिए आप कुमारस्वामी की ही बात कर लीजिए, 7 महीने पहले की बात है जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो मायावती कर रही थी उनके लिए कैंपेन, उन्होंने अपने रैली में मायावती को लेके आए थे, ममता को नहीं लेके आए, और अब वो कह रहे हैं कि मायावती में वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट देख रहे हैं। तो ये समय की बात होती है, ये ऑप्शंस की बात होती है कि हर 15 दिन में उनके लिए कोई नया पीएम कैंडिडेट आ सकता है। ये इट इज आउट ऑफ कंपल्शन कि एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट उभरेगा, और ये मेरे को लगता है कि इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ही ये गठबंधन जो है अपना पीएम कैंडिडेट तय करेगी कि कितनी सीटें किसकी आती हैं। उसके किसी प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ये सवाल आप तक आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा आपसे, मैं पूछ रहा हूं। भारत में कुछ चुनाव जो है वो आजकल प्रधानमंत्री के नहीं, हमारा जो चुनाव है वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। आप चाहे इसको एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, लेकिन एक फेस के ऊपर, जैसे कि राहुल गांधी जो है वो एक फेस बन गई है कांग्रेस के लिए। मेरे सवाल का जवाब देके प्लीज बताइए, क्या किसी ईवीएम में कोई बटन होता है कि प्रधानमंत्री इसको ए को या बी को वोट करो? नहीं होता है। तो फिर ये गलत जो निर्वाचन का तरीका है, इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? तो वो कहां कह रही है इसके खिलाफ? तो निशांत वर्मा वो कहां कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का वो तो फिर भी कह रहे हैं ना कि आपने, वो तो फिर भी कह रहे हैं कि कोई फेस नहीं था, फिर भी इस देश को फेस मिल गया मनमोहन सिंह के तौर पर, उस वक्त भी तो डिक्लेयर कुछ नहीं था। नहीं वोट देते हैं हमारे वर्मा, वो क्या कह रही है? मैं तो एक वोटर के नाते कह रहा हूं ना जूही सिंह, इसलिए मैं तो जूही सिंह एक वोटर के नाते कह रहा हूं ना कि वो वोटर तो कम से कम कंफ्यूज होगा कि जो दोनों एक मंच पर इकट्ठे केजरीवाल साहब और कांग्रेस के राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के नेता साथ थे, वो एक दूसरे की नीतियों को कैसे कोस रहे होंगे? वो कैसे लोग कहेगा इन दोनों में से मेरे को रिप्रेजेंटेटिव एक सुनना है और बाद में सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक प्रधानमंत्री दे देंगे, वो वोटर तो कंफ्यूज होगा ना। यही जूही सिंह, यही यूपी में भी हाल होने वाला। पहले कुछ जवाब, हाँ जी, क्योंकि जहां 80 पर राहुल गांधी के कैंडिडेट अकेले लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, मैं तो ये पूछ रही हूं, एक विनम्र क्वेश्चन है नलिन कोहली जी से, 2014 में जो एजेंडा लेकर मोदी जी चुने गए थे उसमें से कितने वादे पूरे किए मोदी जी ने? बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान की कठिनाई बढ़ रही है, इतनी झूठी पार्टी है। आपने जो सवाल पूछा, हालांकि वो सवाल स्मिता प्रकाश ने पूछा भी नहीं था। आप कहते हैं पहले जूही सिंह बोलने, फिर स्मिता प्रकाश। जूही जी आप बोलिए। वेस्टर्न कॉरिडोर तैयार हो गया। अब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ भाजपा भी बताएगी कि 2014 के एजेंडे में कितने वायदे पूरे हुए। आप एक्सप्रेसवे का, हमारे आगरा एक्सप्रेस का फोटो लगाकर कहते हैं कि वेस्टर्न कॉरिडोर पूरा हो गया, वो शुरू ही नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, आपको एड्रेस नहीं करना। मैंने महागठबंधन पे सवाल पूछा था, विदेश नीति आपकी ढूंढ मैंने महागठबंधन पे सवाल पूछा। नहीं, आप देखिए कांग्रेस को शामिल नहीं, कांग्रेस शामिल नहीं होती इस महागठबंधन में, 2 सीटें फिर भी छोड़ दी जाती हैं। 80 के 80 पर वो कहते हैं कि हम अगेंस्ट लड़ेंगे। तो मैंने पूछा कि वोटर को क्या स्ट्रेटजी समझाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, मैं नलिन कोहली से तो सवाल पूछ ही रहा हूं, क्या डराकर अराजकता से चुनाव जीतेंगे? तो मैं पूछ ही रहा हूं, लेकिन जूही सिंह, आप अपनी पार्टी का, अपने गठबंधन का जवाब तो देंगी ना। मुख्यमंत्री बना दिया, हैशटैग हटाइए। तो ये तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनता से करेगी और मुद्दों पर ही चुनाव होगा। कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सचिन जी कुछ तो जवाब हमको भी दे देना। एजेंडा और नेता केवल पूछने के बाद सिर्फ मुद्दों पर नहीं होता। ठीक है राहुल चक्रवर्ती, आता हूं एक सेकंड। स्मिता प्रकाश, उसके बाद राहुल चक्रवर्ती, फिर नलिन जी आपके पास आता हूं। ओके ठीक है जूही जी, मैंने आपको बोला महागठबंधन, लेकिन आपने फिर भी ठीक है, अगर बीजेपी और मुद्दों के अगेंस्ट आपने लगा, इतनी अगर एंटी इनकम्बेंसी है, फिर तो अकेले लड़ लेती मैम, फिर तो अकेले जीत जाता, फिर तो महागठबंधन और इस चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती, अगर इतनी ज्यादा जनता त्रस्त है। लेकिन बनाया ना आप लोगों ने भी महागठबंधन, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मुद्दे क्या है। मुद्दे कह रहे हैं मोदी विरोध नहीं है, बाकी मुद्दे ठीक है। एक सेकंड, स्मिता प्रकाश, उसके बाद राहुल चक्रवर्ती। समान विचारधारा है इस पर। देखिए
देखिए, ऑफिशियली हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टीरियल या प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है कि हम चुनाव पर एक नाम पर बटन दें, ये मैं मानती हूं। लेकिन दशकों तक यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है चुनाव जीत रही थी एज सिंगल वुमन, और उस वक्त एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, कितने सारे कैंपेन्स इस देश में सिंगल वुमन एजेंडा पर चल चुके हैं। कितनी सारी सरकारें बनी है एक औरत को हटाने के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए। तो ये जो है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पर जाएं या फिर इलेक्टोरल रियलिटी पर जाएं, इलेक्टोरल रियलिटी ये कहती है कि कभी कभी नेम जरूरी होता है। हाँ, हो चुका है कि गठबंधन जो है बाद में प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, या फिर नरसिम्हा राव बने थे या वीपी सिंह बने थे, ये सब बाद में बने हैं। गठबंधन के बाद नाम आया था इन लोगों का, लेकिन नाम जरूर आया था कि ये शायद बन जाएं, ये शायद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो। इसलिए कुछ आने वाले दिनों में गठबंधन जो है, जो बन रहा है, इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन होगा अपना इनका जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। क्योंकि जब ये लोगों के पास जाएंगे तो लोग जरूर नहीं दीजिए नाम, लेकिन इस चीज पर कैसे ऊपर जाते हैं कि सचिन जी, हर जगह अलग अलग गठबंधन, कोई संयोजक तो हो, कोई एक मंच तो जिससे कहा जाए महागठबंधन। अगर यहाँ पर इनवाइट करके एक हफ्ता मायावती बुला लेती है, अगले हफ्ते ममता बनर्जी इनवाइट कर लेती है, तो वहां महागठबंधन हो जाता है। क्यों राहुल चक्रवर्ती 30 सेकंड, उसके बाद नलिन कोहली। ठीक है निशान जी, मैंने आपको वक्त दिया था पहले, राहुल चक्रवर्ती, फिर उसके बाद महागठबंधन। देखिए सचिन जी, पहला बात तो ये है, महागठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से आया था, मगर ये बात राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को चिट्ठी देकर साबित किया, और बाकी सोनिया गांधी की चिट्ठी ने लेके मल्लिका जी वहां जाके। लेकिन राहुल चक्रवर्ती, मैं उस महागठबंधन को कहां से बाय करूं? कोई उसकी बुकलेट है, कोई संयोजक है? क्योंकि उसी महागठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी एक मंच पर है। उसी महागठबंधन को मैं लेकर के उत्तर प्रदेश में जाता हूं, वहां पर कांग्रेस है ही नहीं सर, उससे पूछा ही नहीं गया। वहां पर मायावती कहती है कि 70 साल में अब तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने हरास किया तो राहुल गांधी ने किया, या फिर किया तो कांग्रेस ने किया। मैं वही तो कह रहा हूं, उसका वजूद क्या? आपको ये याद रखना पड़ेगा सर, केसीआर वहां पर थे नहीं, फिर कैसा महागठबंधन? क्योंकि केसीआर अलग से महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, नवीन पटनायक उसमें मौजूद नहीं थे। 31% रैली थी ना, फिर 70% वोट विरोधी का है, और ये 70% वोट को हम लोग को इकट्ठा करना है, जो हर किसी लीडर को ब्रिगेड में शामिल हुआ था। इकट्ठा कहां से करेंगे, वही सवाल है, उसका आप जवाब नहीं दे रहे। नलिन कोहली तो 30% वोट नलिन कोहली ने ये कह रहे हम कैसे भी इकट्ठा करें, क्योंकि एजेंडा एक है, किसी भी तरीके से करके आए, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, सब राज्यों से आकर के इकट्ठा हो जाए, चेहरा बाद में दे देंगे, जैसा कि यहाँ पर स्मिता प्रकाश भी कह रही है। लेकिन इन्होंने एजेंडा एक ठान लिया कि ये आपके अगेंस्ट खड़े, तो डर है कि नहीं है? डर तो कहीं ना कहीं आपको, नलिन कोहली आपको भी। बिल्कुल है, नहीं हमें डर नहीं है। हमें क्यों डर है? हम तो एक सकारात्मक एजेंडा पे चलेंगे। चलिए, कई सवाल उठे आज तक। क्या देश के अंदर में किसी ने कहा कि हर गरीब व्यक्ति जो है, या 10 करोड़ परिवार, मतलब 50 करोड़ लोगों, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिले? 7-8 लाख लोग ऑलरेडी अपने सर्जरी करा चुके हैं। तो 7 लाख 8 लाख लोग 2 महीने के अंदर कर ले, बहुत बड़ी बात है। मतलब इसमें आज तक गरीब जा ही नहीं सकता था अस्पताल, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे। 42 करोड़ बैंक अकाउंट खुल चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में। टॉयलेट जो है जिस गति से जा रहे थे, तो 200 साल लग जाते इस देश में अगर टॉयलेट्स उतने बनने थे। हर गांव में बिजली पहुंच गई है, क्यों नहीं पहुंची? क्या किसी ने रोकी थी बिजली पहुंचाने से? एक बल्ब जल जाता है तो जिंदगी बदल जाती है वहां पर। अब जो है बिजली पहुंची, घर घर तक अगला है हमारा मिशन। एलईडी जो है 32 करोड़ एलईडी लग गए, कितना दिन? मैंने टोका नहीं, फिर वही शुरू हो गई जी। मतलब आप लोग कुछ कहते हैं, मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप इतने घबरा क्यों जाते हैं जब मैं सत्य बोलता हूं? इनको बोलने दीजिए, लड़ने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। 15% लोगों ने फिर बढ़वाया है योजना, इनको लड़ने दीजिए, मैं फिर बोलूंगा। मैं अखाड़ा नहीं बनाता, इससे ज्यादा वक्त क्या, ना मैं जूही जी को दे रहा हूँ, ना मैं चक्रवर्ती को दे रहा हूँ, ना मैं राहुल जी को दे रहा हूँ, ना मैं जूही चक्रवर्ती को दे रहा हूँ। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है नलिन कोहली और बाकी तमाम प्रवक्ता भी। अगर डर किसी को किसी का नहीं है, तो फिर ऐसे में नाम बताने से गुरेज क्यों है? अगर डर किसी को किसी का नहीं है, तो 1 सेकंड में ही इतने रिएक्शन और इतने विरोधाभास कैसे आने लगते हैं? खैर, ये तो अभी शुरुआत है, ना जाने आने वाले वक्त में राजनीति किस करवट बैठेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।